वालेकुम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सर साहब, अभी हमने जैसे कि इंट्रो में सुना कि बड़ा शो डाउन होने जा रहा है। पता नहीं शो डाउन होने जा रहा है या नहीं, लेकिन ऐसे लग रहा है जैसे ना मामलात अब फाइनल राउंड की तरफ जा रहे हैं। कम अज़ कम मुराद सईद साहब का जो ख़त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया की जानिब से पोस्ट किया गया, उसमें तो यही कहा जा रहा है कि अब हमारी पुरअमन सियासी जदोजहद फ़ाइनल मरहले में पहुँचने जा रही है। फिर उन्होंने अपील की है, उसके बहुत मुंदरजात हैं, पैराग्राफ्स हैं, उसमें बताते हैं वो कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ एफ़र्ट्स हो रही हैं जिनके लिए आवाम को निकलना होगा, यकजा होना होगा। लेकिन वो आप अक्सर यू टर्न की बात करते हैं कि इमरान खान साहब कहते हैं लीडरशिप की ये निशानी है कि यू टर्न लिया जाए। यू टर्न लेता है जो, वो लीडर होता है। ऐसे लगता है पार्टी भी उसी फ़लसफ़े पे अमल पैरा हो गई है। वो यूँ कि पहले हमने प्रोग्राम में चलाया है रऊफ़ हसन साहब के बयानात, बैरिस्टर गौहर के, सभी ऐसे लग रहा था कि पीछे हट रहे हैं, अपने आप को अलग कर रहे हैं कि नहीं वो ट्वीट इमरान खान साहब ने की नहीं, अमेरिका से हो रही है, और या फिर ये कि उनके इल्म में नहीं था तो हो गया। और बैरिस्टर गौहर ने लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया कि उन्हें तो पता ही नहीं है, ये मतलब कुछ ज़्यादा ही हो गया। लेकिन अब जब कल कोर कमेटी का इजलास हुआ और आज आरिफ अलवी साहब साबिक सदर, उन्होंने भी एक तकरीब से खिताब किया, इंसाफ को इंसाफ दो, ये उसका उन्वान था उस तकरीब का। उसमें भी ऐसे लगा कि वो कायम है अपनी बात के ऊपर, ट्वीट अपनी जगह पर कायम है, और फिर रऊफ़ हसन साहब भी हमें दिफा करते हुए दिखाई दे रहे हैं जिससे वो पहले पीछे हट गए थे। ये क्या हो रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से? ये क्या पॉलिसी है कि डट गए? ये पॉलिसी पुरानी है, कोई नई पॉलिसी तो नहीं है। इसकी वजह ये जो कन्फ्यूजन हुई है वो यही हुई है कि खान साहब ने जहाँ ये काम करना था वहाँ हिदायत कर दी थी कि चलाओ ये चीज़, ठीक। और सारे पार्टी वालों को मेरा ख्याल है कॉन्फिडेंस में भी नहीं लिया था कि इसका फ़लसफ़ा क्या है, खान साहब की स्ट्रैटेजी क्या है, क्यों ये करने जा रहे हैं। अच्छा। तो जब ये हुआ और गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी पुशबैक आया और अटैक आई कि ये देखें गद्दारी की, ये है, ये वो, तो मेरा ख्याल है उस वक्त ये लोग सब डिफेंसिव पे हो गए। क्यों? मैंने आपसे दो बातें कही थी। मैंने कहा था कि पीटीआई के अंदर एक तो इमरान खान है जिसका टोटल पावर है, मगर फिर ये छोटे छोटे पावर ब्लॉक्स बने हुए हैं और सारे जो हैं दे आर नॉट ऑलवेज इन कांटेक्ट विद इमरान। वो जिनको चाहता है मिलता है, जिनको नहीं चाहता मिलता नहीं है। जिसके कभी किसी लोगों को कुछ लोगों को ज़्यादा मिलता है, कुछ लोगों को कम मिलता है। तो इसलिए इनको पता ही नहीं था कि ये क्या पॉलिसी के तहत ये हुआ है या नहीं है। और जब ये काउंटर अटैक आई फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड फ्रॉम द इस्टेब्लिशमेंट तो कुछ लोग घबरा गए, बिकॉज कोई साइलेंस था फ्रॉम अडियाला की तरफ से, साइलेंस था जी। और जो भी लोग उनको मिलने भी गए हुए थे वो भी चुप थे। सो सिर्फ यही पता था कि ये चीज़ हो गई है और इसके ऊपर अब सन्नाटा है और शायद हमसे गलती हो गई है जी। इसलिए फिर वो आपने देखा कल 2 दिन जो पीटीआई जो थी बिल्कुल डिफेंसिव पे थी, मगर मेरा ख्याल है अब उनको बता दिया गया है कि ये पॉलिसी है, कोई डिफेंसिव पे होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने खुद ही ऑथराइज़ की है, अपना अकाउंट भी जिसके हवाले किया है, जो भी है उसके ज़रिए ये ट्वीट्स जो चलती है मैं इनको मेरी मलकियत है, ऑन करता हूँ मैं, और ये मेरी पॉलिसी के तहत है और आपने बिल्कुल पीछे नहीं हटना। और अब आप इशू करें स्टेटमेंट्स कि इसमें तो कोई गद्दारी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और ये आप बात शुरू कर दी कि जो नवाज शरीफ साहब ने भी 2018 में ऐसी बातें की थी तो उनकी वजह से नहीं चल रहा था। और आज अगर हम ये बात कह रहे हैं और वो और बात जो कर रहे थे और जो हम आज बात कर रहे हैं वो नोयत तो एक ही है। हम यही कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट इंटरफेयर करती है इलेक्टेड लोगों के मैंडेट के अंदर और आइन के जो आइन के जो तकाज़े हैं, और उसकी वजह से फिर ये जमहूरियत सेटबैक होता है, फिर ये लड़ाई झगड़े होते हैं, रेजीम चेंज होता है, ये सब कुछ होता है। तो उन्होंने एक तो ये 2018 में नवाज शरीफ साहब का जो रवैया था, उन्होंने भी ऐसी बातें की थी जी। उन्होंने भी कहा था कि हम सब प्राइम मिनिस्टर्स को धकेल देते हैं कोने में और फिर हम जब बातें करते हैं तो आपको तकलीफ़ होती है। और यही आपने मुजीब के साथ भी किया था और यही आप इशारा ही कर रहे थे, मेरे साथ भी यही किया। हालांकि कोई नवाज शरीफ का लड़ाई झगड़ा नहीं था इस्टेब्लिशमेंट के साथ, एक आध इशू था छोटा मोटा, कोई बड़ा इशू नहीं था। मगर वहाँ मैंने जब आपसे कहा ना कि फैसले हो चुके थे कि मियाँ को निकालना है और इमरान को लाना है, तो उसमें फिर ये इसकी अहमियत नहीं बनती कि जी मेरी गलती क्या थी। इसीलिए तो वो पूछते हैं कि मेरी गलती क्या थी। वो भी बताओ तो सही मैंने क्या किया था जिसकी वजह से आपने मुझे निकाल दिया। और जजों से भी यही पूछते हैं, तो इस्टेब्लिशमेंट से भी यही पूछते हैं, उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट। आज इमरान खान आपकी इस्टेब्लिशमेंट को वही पूछ रहा है और बाजवा साहब को भी यही पूछता रहा और जो अभी आए हैं उनसे भी यही पूछ रहा है। तो मेरा ख्याल है खान साहब ने जो स्ट्रेटजी अडॉप्ट की है वो कामयाब हो गई है।
अच्छा, ये हमें तस्लीम करना चाहिए कि सिर्फ कामयाब नहीं हुई, बैकफुट पे डाल दिया है इस्टेब्लिशमेंट को भी और गवर्नमेंट को भी। 2 दिन पहले ऐसे लगता था कि वो फ्रंट फुट पे हैं और ये बैक फुट पे हैं। जब खान साहब ने इंसिस्ट किया कि इसको चलाएं और मियाँ साहब का भी हवाला दिलवा दिया और ये भी कहा कि मैंने जो अभी खबरें जो पीटीआई वाले कह रहे हैं ऑफिशियली कि हमें खान साहब कहते हैं कि मैंने दिया हुआ अकाउंट चलाने के लिए जी। अच्छा, तो इससे मैं ये समझता हूँ कि अगेन अ ब्रिलियंट स्ट्रोक बाय खान साहब। जेल में बैठ के वो जिस तरीके से इस मामले को हैंडल कर रहे हैं फ्रॉम हिज पार्टीज पॉइंट ऑफ व्यू, इट्स नथिंग शॉर्ट ऑफ ब्रिलियंट। हमें ये तस्लीम करना पड़ेगा। और जब हम ये कहते हैं कि उनकी स्ट्रेटजी जो है इस वक्त कामयाब होने जा रही है या लगता ऐसे है, तो फिर हम ये भी फिर पूछते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट और गवर्नमेंट क्या कर रहे हैं, इनकी क्या स्ट्रेटजी है, क्या कर रहे हैं। हाँ, तरले ही करते हैं अभी तो दिखाई दे रहे हैं। मुसद्दिक मलिक साहब भी है तो कहते हैं ट्वीट तो हटाओ। अच्छा, अब ये आपने बड़ी अच्छी बात की कि ट्वीट हटाओ। हाँ, जिन्ना कहते हैं ट्वीट हटाओ, ना कहते नहीं कोट लगाओ, रीट्वीट करो, नहीं वही नहीं कोट लगाओ। हाँ, लगा रहे हैं उस पे भी। हाँ, तो अब बात यह है कि मैं समझता हूँ कि ये जो आज FIA ने जो नोटिस दिए जी, तीन और ये देते रहेंगे, ये इस किस्म के नोटिस आते रहेंगे, जाते रहेंगे। ये धमकियाँ हैं, ये रिप्रेशन है, इस पर दिस इज़ दी ओनली पॉलिसी द गवर्नमेंट इज़ गॉल कि किसी तरीके से आवाज़ बंद, इनकी जो बोल रहे हैं इनको बंद किया जाए। और वो कामयाब नहीं हो रही, बिकॉज जब भी वो ये बंद करते हैं किसी को पकड़ के ले जाते हैं या केस वेस कर देते हैं। PTA वालों का पहली बात तो ये है कि वो चुप नहीं होते, वो कहते कर लो। दूसरी बात ये है कि जब उनको पकड़ के भी ले जाते हैं तो जजेस कहते हैं छोड़ दो। तो अब ये अच्छा खासा ये एक क्राइसिस है, इसमें आपको एडमिट करना पड़ेगा। कल मैंने कहा जाते जाते कि या तो खान साहब एडमिट करें कि ये ट्विटर अकाउंट उनका है और उन्हीं की हदायत के साथ ये हो रहा है, और अगर नहीं करेंगे तो फिर ट्विटर अकाउंट क्लोज हो जाएगा। तो PTA वालों ने आज पॉइंट आउट किया कि ऐसे कोई रूल्स नहीं है कि वन मैन कि अगर मेरा अकाउंट है और मैंने अगर आपको का इस्तेमाल करे और मैं ऑब्जेक्ट नहीं कर रहा, मैं कंप्लेन नहीं कर रहा कि जी ये हैक हो गया है, तो फिर देयर इज नो इशू। और अगर गवर्नमेंट भी ये कहे ट्विटर वालों को कि इसको बंद कर दें, तो इतना आसानी से वो बंद नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन जैसे डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, उनका जैसे सस्पेंड हुआ था कुछ अर्से के लिए, फिर रिस्टोर हो गया था इलॉन मस्क के आने से। सिचुएशन मस्ट बीन वेरी डिफरेंट। हाँ, इंसाइटिंग टू वायलेंस ये कहा गया था, रिपोर्ट कोई ऐसी इंसाइटमेंट टू वायलेंस नहीं है। तो और ये फाइनल फैसला ट्विटर करता है। ये आप तो कह सकते हैं कि इंसाइटमेंट टू वायलेंस है, ये भी आप कह सकते हैं इंसाइटमेंट टू रिबेलियन एंड रिवोल्ट विद इन द आर्म्ड फोर्सेस, बट ट्विटर मे नॉट एग्री। तो अभी तक तो हमें ये भी नहीं पता कि इन्होंने कंप्लेंट किया है कि नहीं कंप्लेंट किया। सो मैं ये समझता हूँ कि खान साहब का ट्विटर अकाउंट उनसे नहीं छीना जाएगा। और नंबर 1, नंबर 2, खान साहब इसी पॉलिसी पे डटे हुए हैं, और जब भी कोई इसके तरह का धक्का लगता है उनको, किसी तरीके से कोई काउंटर आता है कहीं से, तो वो उससे ज़्यादा बड़ा काउंटर अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से अब बातें शुरू हो गई हैं कि जी बजट को आने दो, बजट के बाद फिर बहुत सी तब्दीलियाँ होंगी, हम गवर्नमेंट को चेंज कर देंगे, या हम एहतजाज करेंगे, या हम 9 मई रिपीट करेंगे। ये बातें अब शुरू हो गई हैं। हाँ, ये एक और 9 मई की तैयारी हो रही है, ये भी खबरें चल रही हैं। अज़मा बुखारी साहिबा ने ये कहा है, रमेश कुमार साहब ये कह रहे हैं कि मैं नून लीग की हुकूमत को चलते नहीं देख रहा। तो इसका मतलब है कि ये चीज़ें आगे जाके स्नोबॉल इफेक्ट क्रिएट करेंगे आफ्टर द बजट। देखिए, खान साहब ने जो स्ट्रेटजी बनाई है वो मुझे तो नज़र आ रही है। ही वॉज बिल्डिंग अप टू द बजट। उन्होंने ये एक टेम्पो बनाया हुआ था जो कि 9 मई के बाद टूट गया। अब लोगों को पकड़ दकड़ हो गई, भाग गए लोग, ये हो गया वो हो गया। उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट कामयाब हो गई। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि फिर से आहिस्ता आहिस्ता खान साहब ने मोमेंटम बिल्ड करना शुरू किया, और वो मोमेंटम मुझे अब नज़र आ रहा है कि इट्स बिल्ट क्वाइट हाई। ये जो रिसेंट जो चीज़ हुई है उसके ऊपर आई मस्ट से कि गवर्नमेंट के पास कोई जवाब ही नहीं था इसका। शुरू में तो उन्होंने अटैक किया, मगर अब क्या हुआ है, अब अटैक पसपा हो गई है। और सिर्फ पसपा नहीं हुई, अब बड़े अग्रेसिवली उस अटैक को पसपा कर दिया। ये 3 FIA के नोटिस की कोई अहमियत नहीं है। उसके बाद अब जो आगे जो बात है वो नज़र आ रही है, खान साहब कहाँ जा रहे हैं। वो ये इसलिए नज़र आ रही है कि बजट होना है बड़ा टफ। बजट के अंदर बहुत से ख़तरनाक किस्म के इकदाम होने हैं, जिसकी वजह से आवाम के ऊपर बड़ा प्रेशर पड़ेगा। ठीक, अभी आपने देखा एक इशू है जो आगे जाके हम डिस्कस करते हैं, ये पेट्रोल वाला, मगर लेट्स गो लीव दैट फॉर अ सेपरेट डिस्कशन। बट बात ये है कि ये जो टैक्सेस इम्पोज होने जा रहे हैं, जनरल सेल्स टैक्स IMF कह रही है हर चीज़ के ऊपर लगाएं, यहाँ तक कि वो कह रहे हैं मेडिसिन दवाइयों के ऊपर भी लगाएं। अच्छा, आप सोचें कि ठीक है, अगर आप रेस्टोरेंट्स के खाने पीने की चीज़ों के ऊपर आप लगा देते हैं तो वो और बात है, मगर अगर आपने आटे के ऊपर भी लगा दिया और आपने चीनी के ऊपर भी लगा दिया और आपने
मेडिसिन के ऊपर भी लगा ग्रोसरी दिया। स्टोर्स, बेसिक ग्रोसरी स्टोर्स पे वैसे ऑलरेडी जनरल सेल्स टैक्स है, लेकिन बड़े स्टोर्स में लिया जाता है ये। मगर दूसरी बात यह है कि रेट्स भी तो मुख्तलिफ है ना, कहीं 12% है, कहीं 18% है। तो IMF ये कह रहा है सब पे लगाएं और सब पे 18% लगाएं, तो उसके साथ तो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की लहर आएगी रिजेंटमेंट की। और बजट जो है उसके अंदर और भी बहुत सी चीज़ें होंगी। जितनी भी इन्होंने कोशिश करनी है, बजट फिर भी बड़ा टाइट बजट बनाना है। तो मैं ये समझता हूँ खान साहब की ये अब डेवलपमेंट जिस तरफ ले जा रहे हैं वो, कि बजट अनाउंस होने दें, पहले हम पार्लियामेंट के अंदर शोर डालेंगे, लड़ाई झगड़े करेंगे, मार पिटाई करेंगे अगर ज़रूरत पड़ गई तो, और बताएंगे कि आवाम के लिए हम ये कर रहे हैं। उसके बाद वो बजट पास हो जाएगा, धक्के लगा के वो हो जाएगा 10 वो जितने दिन वहाँ बजट डिबेट होगी उतने दिन खान साहब की पार्टी वहाँ गाली गलौज पे पहुँची होगी और मजमा बना होगा वहाँ। उसके बाद क्या होगा कि ये अनाउंस करेंगे कि अब हम सड़कों में निकल रहे हैं। अब उस वक्त ये टेम्परेचर चेक करेंगे अवाम का, क्या अवाम के अंदर कितनी बेचैनी है, कहाँ ज़्यादा बेचैनी है, KP से शुरू किया जाए, पंजाब में किया जाए, कराची में किया जाए, कहाँ किया जाए। वो स्ट्रेटजी बना रहे होंगे इस वक्त कि वीक जो चेन जो है, सबसे कमज़ोर जगह कौन सी है चेन की, जहाँ चेन को तोड़ सकते दुखती रग, वो कहते हैं वीकेस्ट लिंक इन द चेन। अब जाहिर है वो लगता तो ऐसे ही है कि वीकेस्ट लिंक इन द चेन इज KP। सारा सपोर्ट बेस है उनका, गवर्नमेंट भी अपनी है, वहाँ ठीक ठाक किस्म की एहतजाज भी वो कर सकते हैं। और अगर वो KP से लॉन्च करते हैं एहतजाज, ठीक, और मतलब मैं अब जाना नहीं चाहता, आप कोई कहेगा जी सिटी से सजेस्ट कर रहे हैं, मैं नहीं कोई कहना चाहता, मगर मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि देयर विल बी ए स्ट्रेटजी टू प्रोटेस्ट एंड कि आवाम को फिर सड़कों पर निकाला जाए। अच्छा, अब May 9 के दो हिस्से थे ना आयशा। एक हिस्सा तो ये था कि एहतजाज करना है, दूसरा ये था कि फौजी इदारों इंस्टॉलेशंस उनके ऊपर करना है। तो अब देखना ये है कि May 9 फुल फ्लैश्ड होगा या सिर्फ एहतजाज ही होगी, या क्या फिर वही कंटोनमेंट्स और इधर उधर फिर उनके लोग जाएंगे। और अगर ऐसे होता है कि स्टेज 2 किस्म की अगर प्रोटेस्ट होती है तो इस्टेब्लिशमेंट का क्या रोल होगा, और अगर स्टेज 1 होती है मीनिंग कि जस्ट प्रोटेस्ट, ठीक है, मजमे डेमोन्स्ट्रेशंस, सिट इन स्ट्राइक्स, तो KP में होंगी तो किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा, KP गवर्नमेंट का प्रॉब्लम है वो। इसी तरीके के साथ अगर कराची में छोटी मोटी होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पंजाब में होगी तो प्रॉब्लम होगा, क्योंकि उसकी वजह यह है कि एक तरफ मरीम नवाज शरीफ की हुकूमत है, नून लीग की हुकूमत है, वो तो ये नहीं चाहेगी कि उस तरीके से आवाम के साथ डील किया जाए जिस तरीके के साथ केयरटेकर गवर्नमेंट मोहसिन नकवी साहब ने किया था। मगर आपने देखें कि जो पुलिस के जो सीनियर अफसर हैं जिन्होंने May 9 के लोगों को कुचला, वो ही वहीं बैठे हुए हैं अभी भी, और वो इसलिए नहीं कि उनको मरीम चाहती है, वो इसलिए बिकॉज एस्टेब्लिशमेंट ने उनको वहाँ बैठाया है कि अगर कोई ऐसी बात हुई वी हैव टू डू द सेम थिंग अगेन। तो डेफिनेटली गड़बड़ तो हो रही है और गड़बड़ होने और जा रही है। अच्छा, मगर ये सबसे बड़ी ख़तरनाक बात ये है कि ये कितनी देर चलेगी, सही बात है, और कब जाके वो चेन टूटेगी या नहीं टूटेगी, और IMF और डोनर्स का क्या रिएक्शन होगा और इस्टेब्लिशमेंट का क्या रिएक्शन होगा, और ये गवर्नमेंट जो है जो कि फ्रंट फेस है ऑफ द हाइब्रिड रेजिम, क्या ये संभाल सकेगी या नहीं संभाल सकेगी। These are questions that will come up in the next 15-20 days and we will have to discuss them. My fear is that there is no strategy in the government or in the establishment. और जो स्ट्रेटजी अगर डिफ़ॉल्ट स्ट्रेटजी की तरफ ये जाएंगे तो फिर वो तो हम सबको पता है कि वो क्या है। फिर अगला सवाल ये आएगा कि क्या वो कामयाब होगी या नहीं कामयाब होगी, इंटरनेशनल कम्युनिटी उसको मानेगी या नहीं मानेगी, संभाल सकेंगे इस मुल्क को इन एन अनडेमोक्रेटिक फैशन, सब। तो ये सारे सवाल फर्स्ट टाइम ऐसे लग रहा है जैसे गवर्नमेंट भी बहुत हेल्पलेस है और इस्टेब्लिशमेंट भी, क्योंकि जैसे आपने दोहराया कि नवाज शरीफ साहब ने भी ये बातें पहले कही हुई हैं, जो इक़्तिदार में होता है वो नहीं करता, जो इक़्तिदार से निकाला जाता है वो ये बातें करता है। लेकिन बानी MKM ने अगर ये बात की तो उनकी ज़ुबानबंदी की गई और वो पाकिस्तान में असरात मुरतब नहीं कर सके, वो मुल्क से बाहर बैठे थे। नवाज शरीफ साहब ने ऐसी बात की, नाम तक लिए एक जलसे में, उनकी ज़ुबानबंदी हुई, वो भी रिपल इफ़ेक्ट क्रिएट नहीं कर सके। यहाँ एक शख्स जेल में बैठा है, चले बाहर नहीं बैठा, जेल में बैठा है, उसकी एक ट्वीट क्यों इतनी हेल्पलेसनेस है, और क्या नून लीग और पीपल्स पार्टी बिल्कुल रियलाइज नहीं कर रहे मामला किस तरफ जा रहा है, जिसकी आप बार बार निशानदेही करते हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, फिर इसीलिए तो काली भेड़ों का जिक्र आया। हाँ, लेकिन इससे ज्यादा कुछ करें ना, सिर्फ वो सारी बात खाके के अदालतों में आ जाती है। तो अतर मिनल्ला साहब कह रहे हैं आप रेफरेंस भेज दे अगर आपको कोई काली भेड़ नजर आ रहा है, रेफरेंस भेज दे,
किसको रेफरेंस भेजना? काजी फायज ईसा के वाले से रेफरेंस गया था तो कुछ अरसा तक तो कम से कम वो चक्कर काटने पड़े थे ना। कुछ भी नहीं होना। किसके खिलाफ? काजी साहब के खिलाफ रेफरेंस भेजेंगे ये? नहीं, ये जैसे अतर मिनल्ला साहब कह रहे हैं ना, काली भेड़े वजीर आजम जिनको करार दे रहे हैं, उनके खिलाफ रेफरेंस भेज के कम से कम उधर तो काम जरा थोड़ा ठहराव में लाएं। कैसे भेजेंगे? निशानदेही करनी पड़ेगी कि कहाँ कोई रिलीफ दे रहा है किसी को। फॉर गॉड्स सेक, ये तो ट्रैप है कि आप आए तो सही, इधर आके कोई रेफरेंस लेके आए किसी के खिलाफ, फिर देखते हैं आपके साथ हम क्या करते हैं। इसीलिए ये नहीं होगा, ये ट्रैप है। रेफरेंस करे कुछ नहीं होना। बात यह है कि ये जुडिशरी खान साहब के साथ खड़ी है। अच्छा। अब इसको तस्लीम कर लें तो फिर बात आगे बढ़ती है ना। आप लोग बातें कर रहे हैं जी कि जी गवर्नमेंट कमजोर, गवर्नमेंट के पास तो है कुछ नहीं। हर चीज़ जो है वो अदालत में पहुंच जाती है। एक बंदा जो कि कुछ भी ना हो, एक अदालत को खत लिखता था, अदालत कहती आ जाओ। ये चीज़ें पहले कभी नहीं हुई। इसीलिए ये पहला मर्तबा पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि एक पॉलिटिकल पार्टी इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि सारे जज हजरात भी उसको इग्नोर नहीं कर सकते और उनकी हमदर्दियाँ जो हैं आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट हो रही हैं टुवर्ड्स दैट पार्टी। मैं कहने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि ये गवर्नमेंट के हाथ में अब कुछ भी नहीं रहा। ये अब कुछ भी नहीं कर सकती एक्सेप्ट मेक ऑर्डर्स, ब्यूरोक्रेसी को लेके आगे बढ़े, नंबर 1। नंबर 2, जहाँ तक खान साहब का मामला है वो इनके हाथ में पहले दिन से नहीं है, वो एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में है। अब इस्टेब्लिशमेंट का क्या करेगी? मैंने एक प्रोग्राम में ये कहा था कि जब ये सारे रास्ते बंद हो जाएंगे इस्टेब्लिशमेंट के लिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इस्टेब्लिशमेंट भी जुडिशरी के पास जाती है कि जी क्या चीज़ सही है और क्या गलत है। और अगर हर बात जो गवर्नमेंट करती है और इस्टेब्लिशमेंट करती है वो गलत है जुडिशरी के हिसाब में, तो फिर इस्टेब्लिशमेंट सोचती है कि अब हम क्या करें। वहाँ दो ही सूरतें होती कि जो लोग ये सारी क्रिएट कर रहे हैं क्राइसिस, या उनको कुचल दिया जाए या उनके आगे हथियार गिरा दिया जाए। अच्छा, ऐसे हुआ वैसे पहले? दो ही ऑप्शन होते हैं। अब एस्टेब्लिशमेंट जो है उसने आज तक किसी के आगे हाथ तो नहीं, हथियार नहीं गिराए। हाँ। कुचला बहुत, फिर ऐसे ही है ना। और जो उनके पास वो फाइनल, जैसे कहते हैं न्यूक्लियर वेपन क्या होता है जिसके जरिए वो ये कर सकते हैं। न्यूक्लियर ऑप्शन कर दें, वेपन को रहने ही दें। चलो न्यूक्लियर ऑप्शन। तो न्यूक्लियर ऑप्शन क्या है? हाँ। ये बाकी चीज़ें तो ट्राई कर ली, जेलों में डाल दिया, बेलें हो जाती हैं। तो इल्ज़ाम लगा दिया, का कुछ नहीं हुआ। 18 मई के जो 9 मई के जो लोग हैं, मिलिट्री केसेस भी उनके ऊपर हुए। अदालत ने कहा अभी ठहर जाओ, पनिशमेंट नहीं अदा करनी, हमसे पहले पूछो। वो भी रोक दिया सारा। तो कहाँ जाएंगे ये कहाँ जाएंगे? एक ही रास्ता है इनके पास, और उसी न्यूक्लियर ऑप्शन कहते हैं। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जब आपके दुश्मन को ये पता हो कि आप न्यूक्लियर ऑप्शन नहीं एक्सरसाइज कर सकते, तो न्यूक्लियर बॉम्ब रखना उसका कोई फ़ायदा कोई नहीं होता। इसका मैं हवाला ये देता हूँ कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, इंडिया के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। इंडिया पाकिस्तान को कहता है कि चलिए मुआहदा करते हैं कि अगर जो भी हमारे दरमियान में लड़ाई झगड़े होते हैं, हम कभी न्यूक्लियर वेपन्स नहीं इस्तेमाल करेंगे। और उसके लिए एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसे कहते हैं नो फर्स्ट स्ट्राइक ट्रीटी। ओके। वो क्या है? वो ये है कि हम दोनों ये साइन करते हैं कि आई विल नॉट बी द फर्स्ट टू यूज़ अ न्यूक्लियर वेपन। ओके। वो कहता है आई विल नॉट बी द फर्स्ट टू न्यूक्लियर वेपन। हम हक रखते हैं कि अगर आप मेरे ऊपर न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करते हैं तो मैं फिर आपके ऊपर कर सकता हूँ, मगर मैं पहल नहीं करूँगा। जो भी हो जाए मैं पहल। ठीक है। ठीक। ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इंडिया और पाकिस्तान को कह रही है कि ये साइन करें। ठीक है। इंडिया कहता है मैं साइन करने के लिए तैयार हूँ, मैं कभी न्यूक्लियर वेपन पहला इस्तेमाल नहीं करूँगा आपके खिलाफ। पाकिस्तान कहता है मैं नहीं करूँगा साइन। अच्छा। हाँ, पता आपको? नहीं पता था? नहीं, ये नहीं पता था। पाकिस्तान कहता है मैं अगर ये साइन कर दिया कि मैं पहला न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल नहीं करूँगा तो फिर मेरा न्यूक्लियर वेपन तो फारग हो गया। वो कहते हैं वो कैसे? हमारा भी तो है, हम कह रहे हैं कि नहीं हम नहीं करेंगे, तो हमारा फारग तो नहीं हुआ, तो आप भी कह दें आप नहीं करेंगे। वो कहते हैं नहीं, मसला ये है कि आपकी जो कन्वेंशनल वेपन्स हैं और जो कन्वेंशनल वेपन्स की सुपीरियॉरिटी है वो है 5-1 या 9-1। ओके। या 3-1 या 4-1। तो आप जब हमारे पे हमला करते हैं तो हम 10-15 दिन के बाद वो हमला पसवा नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास ज़्यादा पैसे हैं, ज़्यादा टैंक्स हैं, ज़्यादा जहाज़ हैं, ज़्यादा बहुत बड़ी फ़ौज है। तो वो फिर एक स्टेज ऐसी आ जाएगी 15-20 दिन के बाद
ड्यूरिंग अ कन्वेंशनल वॉर कि आप अंदर आ जाएंगे पाकिस्तान में, हमें डिफीट कर देंगे। ठीक। तो जब ऐसी स्टेज अगर आएगी तो हम न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करेंगे। इसलिए हम ये नहीं साइन करेंगे कि हम नहीं करेंगे। हम हक रखते हैं टू यूज इट एज फर्स्ट स्ट्राइक। तो ये भी वही चीज़ है। अच्छा। अब अगर पता लग जाए कि कांपे टांग रही हैं और आपने न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल नहीं करना, जो भी वजह है, तो फिर उस न्यूक्लियर वेपन की वैल्यू नहीं रहती। ठीक है। वैल्यू रहती है कि जब तक सबको पता हो कि फर्स्ट स्ट्राइक हम कर सकते हैं। इन दिस केस न्यूक्लियर ऑप्शन यही है ना, आप टेक ओवर कर लें और फिर सबको जेलों में डाल दें और उसके बाद सबको, ठीक, उसके बाद सबसे मुराद सभी है मेरा। हारून पूछे ना क्या कौन कौन है उसमें आ जाता, सारे ही आ जाते हैं। तो उसके बाद फिर और 2-3 दफ़ा ये मुल्क में हो भी चुका है, ऐसे ही है ना। तो अगर ये न्यूक्लियर ऑप्शन इस्तेमाल हो गया तो फिर क्या होगा? तो ये सवाल अभी भी जवाब इसका लोग तलब कर रहे हैं। पीटीआई का ये ख्याल है कि ये न्यूक्लियर ऑप्शन नहीं इस्तेमाल कर सकते। ठीक है। क्योंकि इनमें इतनी बस की बात नहीं है कि ये न्यूक्लियर ऑप्शन करें और फिर इस मुल्क को चलाएं विदाउट सिविलियंस। ठीक है, एक डिक्टेटरशिप कायम करें मिलिट्री, ये कोई समझते हैं कि ये हो नहीं सकता, बड़े मुश्किल हालात है इस मुल्क के, ये नहीं चला सकते। और अगर ये जाएंगे उस तरफ तो इनके अंदर बगावत हो जाएगी। ये पीटीआई की एनालिसिस है खान साहब। तो इस वजह से उनको पता है कि अब न्यूक्लियर ऑप्शन नहीं इस्तेमाल होने, पै जाओ की कर ले, आगे बढ़ते रहो। अब क्योंकि जुडिशरी साथ है ना, अगर ना होती तो यहाँ तक ये बात ही ना पहुँचती। तो अब मेरा ये कहना है कि बजट के बाद, यस रमेश साहब सही कह रहे हैं, जो हालात जिस तरफ जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे, उसकी तो आर्जी तौर पे शहबाज शरीफ साहब की कुर्बानी से भी काम चल जाएगा या नई हुकूमत को ही रुखसत होना पड़ेगा? आरिफ अलवी साहब तो कह रहे हैं इमरान खान को रिहा करो। सिर्फ हुकूमत को रुखसत की बात नहीं है, बात कुछ और है। हाँ ठीक है, वो अब छोड़ दो ना, वो वही बात ना कि ये गवर्नमेंट का तो कोई अहमियत ही नहीं है। हाँ, ये गवर्नमेंट तो वैसे ही फारग है। हाँ। जिस तरीके से इनसे जो काम लिए जा रहे हैं, वो तो अगर कल इलेक्शन होता था तो मतलब है कि शक्ल ही दिखा सकेंगे, रोड़े पहनेंगे ना। तो इसलिए ये गवर्नमेंट इज नॉट रेलेवेंट। ठीक है, रेलेवेंसी है दो चीज़ों की, कि खान साहब के लिए जिनको टारगेट किया जा रहा है, एक वो और एक ये कि फ्रेश इलेक्शन, यही फ्री एंड फेयर इलेक्शन, जिसमें इलेक्शन कमीशन ये फारग हो। जाहिर है बड़े मामला टारगेट में तो ये भी इलेक्शन कमीशन है ना, बहुत कुछ फारिग होगा। हाँ, तो वो फिर कौन करेगा? ये तो बसाती पलट जाएगी ना, तो फिर कौन करेगा वो? इसलिए ये एक बहुत बड़ी क्राइसिस की तरफ हम जा रहे हैं। तो दरमियानी रास्ता कोई नहीं है। और ये जो सो कॉल्ड केस बनाने जा रहे हैं, हमूद रहमान कमीशन की मैं बात आपको जाते जाते, आई नो लंबा हो गया, कोई बात नहीं, अगला सेक्शन छोटा कर लेंगे या फिर करके मैं हमूद रहमान यहाँ आपके पास दरमियानी रास्ता है, वहाँ नहीं है, चलिए हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट। तो बस इतना ये कहूँगा कि लोग ये कह रहे हैं पीटीआई वाले कि इसको पब्लिक करें, इसको पब्लिक पढ़ने में क्या हर्ज है वैसे सेठी साहब? अरे भाई दो बातें, एक तो ये कहा जा रहा है कि इसको पब्लिक करें ताकि लोग पढ़ सके, इसमें क्या है जो लोग ना पढ़े। अच्छा, इसका जवाब ये है कि वो तो पब्लिक हो चुकी है। ये लोगों को पता नहीं इस बात का, पीटीआई वालों को भी पता नहीं इस बात का, पता नहीं खान साहब को पता या नहीं पता उनको तो फिर ये पीटीआई वाले क्यों कह रहे हैं इसको पब्लिक करें? कह रहे पढ़े भाई, सबको पढ़ने के लिए पब्लिक भी कह रहे हैं। ये भी साहब ने यही कहा है ना, जनरल मुशर्रफ ने इसको खोल दिया था, ये रिपोर्ट अनाउंस कर दी थी, डी क्लासीफाई कर दी थी, और इसको 20 साल हो गए और ये मार्केट में किताब की सूरत में अवेलेबल है और अभी ठीक ठाक बिक रही है। तो इसलिए अब ये कहना कि जी इसको पब्लिक करेगा, भाई ऑलरेडी पब्लिक है, जाओ जाके खरीदो और पढ़ो, क्या उससे मसला है आप लोगों को? तो यही मैंने हमूद रहमान कमीशन के बारे में कहना था। रिपोर्ट इज अवेलेबल, यानी पढ़ने में कोई मजाक नहीं है, यू कैन रीड इट, फुल स्टॉप। फैक्ट बेस्ड है ना, पढ़ना चाहिए उससे से। हाँ, तो पढ़े ना। बस मसला पता है वहाँ आ जाता है कि वो मुमासलत करार दे रहे हैं ना उस कमीशन की रिपोर्ट और आज के हालात को, 1971 के हालात को आज से मुशाबे, वहाँ मसला आ रहा है बस। ठीक है, बस उस पर आपकी खामोशी और इसे हम समझ जाते हैं इशारा। आरिफ अलवी साहब भी एक अभी आपको खेलने के लिए 9 मई मिल जाता है, अब आपको हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट मिल गई है खेलने के लिए। अब वो पता नहीं किसको कह रहे हैं, कौन खेल रहा है मुल्क की हालात से, बहरहाल दरमियानी रास्ता कोई नहीं है, तो कहाँ जाके रुकेगा ये मामला? वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद।